हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट या किसी भी एल्गोरिथम के लिए कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा ये हम बिगो नोटेशन के जरिए बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर किसी सिनेरियो में मिनिमम टाइम कितना लग रहा है मुझे ये बताना हो तो इसे हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन को। तो आइए मैं आपको वही प्रोग्राम सेगमेंट दिखाता हूं जो हमने बिगो नोटेशन में देखा था। सो सी दिस प्रोग्राम सेगमेंट जिसमें इफ एल्स कंडीशन है दोस्तों। अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला फॉलो चलेगा जो n इंटू एन यानी n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है, इसलिए ये जो प्रिंट एफ है ये n स्क्वायर टाइम्स प्रिंट होगा। तो अगर यहाँ पर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन होगा सम कांस्टेंट टाइम्स n स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर अगर इफ के अंदर की कंडीशन फेल हो जाए तो एल्स के अंदर वाला पार्ट रन करेगा। तो ये जो दोस्तों फॉर लूप है ये कितनी बार चल रहा है n टाइम्स, इसलिए ये कितना प्रिंट कितनी बार प्रिंट होगा n टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ जो सेकेंड वाला फॉर लूप है उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सम कांस्टेंट टाइम्स n। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों दो केसेस आएंगे। इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो फर्स्ट वाला होगा या तो सेकेंड वाला होगा, क्योंकि इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी गई है वो अगर ट्रू हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी, अगर फेल हो गया तो कॉम्प्लेक्सिटी n के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो यहाँ पर इतना क्लियर है कि ये जो भी प्रोग्राम सेगमेंट है ये कम से कम कितना टाइम लेगा, यहाँ पर n के प्रोपोर्शनल में। तो इस चीज को बताने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन को। और बिगो नोटेशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकता है। सो आइए दोस्तों इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बिग ओमेगा को डिफाइन करें तो इसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। when we say that time complexity of an algorithm is omega of f of n, इसे बिग ओमेगा कहते हैं दोस्तों। then it means order of growth of टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट एल्गोरिथम कैन नॉट बी लेस देन एफ ऑफ एन। यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का आपको ऑलरेडी मतलब बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। सो मान लिया कि मेरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है से बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जिस भी एल्गोरिथम के लिए मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ वो एल्गोरिथम कम से कम एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में टाइम लेगा, यानी उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो भी एक्सप्रेशन होगी ना उसमें एन स्क्वायर या उससे हाईएस्ट टर्म ही होंगे। ठीक है, कभी भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे नहीं हो सकती n+5। ठीक है, हाँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे हो सकती है n स्क्वायर प्लस n+5, मतलब उसमें n प्रेजेंट हो सकता है, बट मैं सबसे हाईएस्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे हाईएस्ट सब फंक्शन रहेगा वो हमेशा n स्क्वायर या n स्क्वायर से बड़ा होगा। यानी जब भी आप ये कहें कि आपके प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन रहेगी उसमें जो सबसे हाईएस्ट सब फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एन से बड़ा या इक्वल होगा असिम्प्टोटिकली। इसलिए दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह कह सकते हैं कि इफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज टी ऑफ एन equals to big omega of f of n, then asymptotically t of n is greater than or equals to f of n। बहुत ही सिंपल, यानी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा f of n के इक्वल या उससे बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी लेस देन f of n। ओके, तो f of n यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो लाइन लिखी गई है इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट एल्गोरिथम कैन नॉट बी लेस देन f of n। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है तो ये बात कर रहा है वो हाईएस्ट सब फंक्शन की। एक बार फिर से बताऊं एग्जांपल के थ्रू। सो सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर दोस्तों टी ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2 है और एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n+4 है। तो ये दोनों एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें हाईएस्ट क्या है एन स्क्वायर और इसमें हाईएस्ट क्या है n। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो टी ऑफ एन है वो बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है, क्योंकि एफ ऑफ एन के अंदर जो हाईएस्ट टर्म है वो है n, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है n है, और टी ऑफ एन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है n स्क्वायर। इसलिए मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन, तब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी टी ऑफ एन फॉर दैट एल्गोरिथम कैन नॉट बी लेस देन एफ ऑफ एन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टी ऑफ एन जो है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी जो हाईएस्ट सब फंक्शन है ये ग्रेटर है एफ ऑफ एन से। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जब भी हम ऐसे लिखते हैं टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, तो ये जो एफ ऑफ एन होता है ये टी ऑफ एन से बड़ा होता है। और जब हम लोग जब बिगो लिखते हैं, ओके, जब हम लोग बिग ओमेगा लिखेंगे तो दोस्तों एफ ऑफ एन इज लेस देन टी ऑफ एन और इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू दोनों में होता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप ऑब्जर्व करेंगे तो टी ऑफ एन जो है उसके अंदर अगर हम लोग n1 पुट करें तो 1 + 2 कितना मिलेगा 3,
और यहाँ पर 1 + 4 5 मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन टी ऑफ एन, जबकि ये ट्रू नहीं है। जब दोस्तों आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 + 2 कितना होगा 6, और यहाँ पर 2 + 4 कितना होगा 6। अब इसके बाद 3 पुट कीजिए तो 3 स्क्वायर 9 + 2 11, और यहाँ पर 3 + 4 7। तो आप देख रहे हैं n = 2 के बाद से टी ऑफ एन बड़ा हो जाता है एफ ऑफ एन से। इसलिए इस चीज को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बट दोस्तों अगर टी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन असिम्प्टोटिकली इक्वल हुए तो ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया था बिगो नोटेशन में भी। जब भी दोनों दो फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल हो तो हम लोग एक कांस्टेंट के जरिए एक को बड़ा या एक को छोटा कर सकते हैं। जरा एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर टी ऑफ एन है n+1 और एफ ऑफ एन है n+4। जरा बताइए कौन बड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों असिम्प्टोटिकली दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों में हाईएस्ट फंक्शन n और n है, बट मैथमेटिकली देखा जाए तो f ऑफ n बड़ा है, तो f ऑफ n इज ग्रेटर देन t ऑफ n मैथमेटिकली। बट इफ यू ऑब्जर्व ये जो t ऑफ n और f ऑफ n दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल है, तो हमेशा हम एक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन था t ऑफ n लेस देन f ऑफ n, इसे हम उल्टा कर सकते हैं, यानी t ऑफ n को बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस तरह अगर मैं यहाँ पर दोस्तों f ऑफ n को 4 से डिवाइड कर दूं, अगर f ऑफ n को 4 से डिवाइड कर दूं तब t ऑफ n बड़ा हो जाएगा किससे, f ऑफ n से, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जरा f ऑफ n को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा आपको, f ऑफ n इक्वल्स टू n/4 + 1। तो आप देखेंगे t ऑफ n हमारे पास रहेगा n+1। तो आप n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, n 0 जब पुट करेंगे तो दोनों इक्वल है, उसके बाद n की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ग्रेटर देन 0, आपको t ऑफ n बड़ा दिखेगा। यानी अगर f ऑफ n ग्रेटर देन t ऑफ n है मैथमेटिकली, बट असिम्प्टोटिकली दोनों इक्वल है, तो हमेशा एक कांस्टेंट फाइंड करके आप t ऑफ n को बड़ा कर सकते हैं। बट व्हेन दे आर नॉट असिम्प्टोटिकली इक्वल, तब आप ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते। उस समय जो भी होगा, मतलब अगर t ऑफ n बड़ा है तो वो t ऑफ n f ऑफ n से बड़ा ही होगा, उल्टा नहीं कर सकते आप, मतलब किसी कांस्टेंट के थ्रू आप t ऑफ n को f ऑफ n से हमेशा के लिए बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, अगर t ऑफ n बड़ा नहीं है तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे दोस्तों हमारे पास t ऑफ n है सपोज n² + 2 और f ऑफ n है हमारे पास n³ + 4। तो क्या मैं कोई कांस्टेंट फाइंड करके t ऑफ n को बड़ा कर सकता हूँ f ऑफ n से? नहीं, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर n², यहाँ पर n³ है, तो f ऑफ n हमेशा के लिए t ऑफ n से बड़ा है। कोई कांस्टेंट के थ्रू आप t ऑफ n को बड़ा नहीं कर सकते हमेशा के लिए। सो फाइनली हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर t ऑफ n जो है वो इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ f ऑफ n है, सो दोस्तों t ऑफ n हमेशा f ऑफ n से ग्रेटर या इक्वल रहेगा। तो अगर t ऑफ n में जो हाईएस्ट सब फंक्शन है वो ग्रेटर है f ऑफ n के हाईएस्ट सब फंक्शन से, तो हम लोग लिख सकते हैं t ऑफ n इज ग्रेटर देन f ऑफ n, और वो इक्वल टू भी हो सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ n। तो ये जो रिलेशन है ये होल्ड करेगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो t ऑफ n एंड f ऑफ n n इक्वल्स टू 2 के लिए इक्वल है, बट n ग्रेटर देन 2 के लिए t ऑफ n f ऑफ n से बड़ा है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, अगर t ऑफ n एंड f ऑफ n असिम्प्टोटिकली इक्वल हो, यानी उसमें जो हाईएस्ट फंक्शन है वो सेम हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन मैथमेटिकल ग्रेटर है कौन लेस है, आप हमेशा एक c ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप f ऑफ n को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा किससे, t ऑफ n से, और किसी पॉइंट के लिए वो इक्वल भी रहेगा t ऑफ n से। जैसे इस केस में दोस्तों n = 0 के लिए 1/4 टाइम्स f ऑफ n ये t ऑफ n के इक्वल है। सो इस केस में 1/4 है c की वैल्यू। तो याद रखिएगा इस केस में c 1 था, और जब असिम्प्टोटिकली इक्वल हो तब हम ऐसा कोई c फाइंड करेंगे विच इज ग्रेटर देन 1, जिसके जरिए हम f ऑफ n को छोटा कर सकते हैं, और ये भी रिलेशन वैलिड होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम वैल्यू ऑफ n0। ओके, तो आइए दोस्तों इसी कंसेप्ट पे हम डिफाइन करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन को, जिसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ g ऑफ n बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ f ऑफ n, यहाँ पर इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं, बट सही जो नोटेशन है वो बिलोंग्स टू है, मैंने ऑलरेडी आपको बिग ओ में बताया था। सो this relation holds if there exists a constant c which is greater than 0 and a constant n0, again it is greater than 0, such that g of n is greater than equals to c times f of n। और ये c का वैल्यू आपने देखा दोनों ही केसेस में। दोस्तों ग्राफिकली इस चीज को हम कुछ इस तरह बता सकते हैं कि अगर एक ग्राफ है हमारे पास c टाइम्स f ऑफ n का और एक ग्राफ है g ऑफ n का, तो g ऑफ n ग्रेटर है c टाइम्स f ऑफ n से आफ्टर सम पॉइंट n0। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा डेफिनेशन था। अगर आपने बिग ओ का वीडियो देखा होगा तो इसे समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आपने देखा कैसे हम ये जो बिग ओमेगा का नोटेशन है इसका यूज करके ये बताते हैं कि मेरा प्रोग्राम कम से कम, या मेरा एल्गोरिथम जो भी है, कम से कम कितना टाइम लेगा। तो आइए दोस्तों हम उन सिनेरियोस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जहां पर बेस्ट और वर्स्ट केस कुछ नहीं होता, हर केस में सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन आता है। तो
उस टाइप के सिनेरियो के लिए हम थीटा नोटेशन का यूज करते हैं, जिसे हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।